हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे संविधान का प्रस्तावना, कि संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज़ बात की गई है, कैसे आई, कैसे संविधान की प्रस्तावना बनी है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे प्रस्तावना के बाद संविधान का भाग 1, क्योंकि प्रस्तावना संविधान के बाहर है। कई बार इसको संविधान का पार्ट माना भी गया है और कई केसेस में इसको पार्ट नहीं माना गया, उन पर भी हम लोग बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो संविधान का भाग 1 है उसमें देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के। ये सारे राज्यों से संबंधित हैं। एक तो भारत का, कि भारत क्या है, उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, फिर अलग अलग राज्य कैसे भारत नए राज्यों को जोड़ सकता है, कैसे नए राज्यों को बना सकता है, सीमा परिवर्तन, वो सारी डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है। ये बात ध्यान रखना सब लोग, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, कि स्टार्टिंग के 5 से 6 क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना और याद कर लेना। एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग की क्लासेस सारी आपको याद हो गई तो ये गारंटीड है कि आने वाली क्लासेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टूडेंट शुरुआत से ही क्या करने लगते हैं, इधर उधर का मटेरियल दुनिया भर का छांटने लगते हैं, उनको लगता है बहुत टाइम है, इसको केवल सतही पढ़ के जाते हैं, लास्ट में उन्हीं को ही दिक्कत होती है। मेहनत वो भी उतनी ही करते हैं लेकिन नंबर उनके 60 और 70% से ऊपर नहीं आते। तो जो भी माइनर चीज़ें आपको बताई जाएँ उनका विशेष ध्यान रखना, उनको फॉलो करना है। ठीक है। तो चलिए उद्देश्य का शुरू करते हैं। क्या है? 13 दिसंबर 1946। इसके पहले आते हैं 9 दिसंबर, जो मैंने पहले बताया। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके बाद 11 दिसंबर को ही बैठक। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, द्वितीय बैठक में आपके स्थायी अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। तृतीय बैठक जो हुई आपकी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को क्या है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ये क्या है? संविधान का एक प्रकार से परिचय पत्र है। इसको कई उसने, जैसे एन ए पालिका वाला है, इन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र बोला है। ब्रिटेन के कई एक सारे न्यायविद हैं, उन्होंने बोला था कि जब मैंने पूरा संविधान पढ़ा तो देखा ये तो बहुत विस्तृत है, फिर मैंने प्रस्तावना पढ़ी तो मुझे समझ में आया ये तो बहुत कम शब्दों में इतनी सारी बातें कह देंगे कि पूरे संविधान को हम समझ गए कि क्या है। तो प्रस्तावना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आते हैं वन बाई वन करके प्रस्तावना के एक एक शब्द को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभु। संप्रभु राष्ट्र वो होता है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है, किसी भी बाहरी देश के दबाव में नहीं आता है, उसके स्वयं के कानून होते हैं और कानून बनाने हेतु वो स्वतंत्र होता है। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी होता है जो दबे कुचले कमज़ोर लोग हैं, खासतौर से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, खासतौर से किसान और मजदूर हैं, तो इन लोगों के लिए आर्थिक विषमता को दूर करना मेनली समाजवादी है। पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता है, जैसे यूरोपियन उसमें जाओ, यूरोपियन कंट्रीज हैं तो उनके लिए पंथ निरपेक्षता है धर्म से पूर्ण अलगाव। धर्म से पूर्ण अलगाव। यहाँ पर राज्य जो होता है धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता, ना उसको संरक्षण देता है ना उसका विरोध करता है, राज्य का धर्म से लेना ही देना नहीं होता। लेकिन भारत के संबंध में क्या है? भारत में बोला गया है कि राज्य मतलब देश, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। यहाँ पर वहाँ पर संरक्षण की बात नहीं है कि ना राज्य को कोई लेना ही देना नहीं है, यूरोपियन देश है या अमेरिका है। लेकिन भारत में क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा। ये बात हुई है। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, है ना? लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। इसका मतलब लोग चुनेंगे अपने प्रतिनिधि जिनके द्वारा उनको शासित होना है। गणराज्य का मतलब हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, राज्य प्रमुख। जो मैं बोल रहा हूँ, राज्य को प्रदेश की तरह मत ले लिया को, राज्य मतलब यहाँ देश होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ? देश का प्रमुख जो है वो चुन के आएगा। जैसे भारत के देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, तो ये चुन के आता है। ब्रिटेन में क्या होता है? वो राजशाही चल रही है, मोनार्की, वंशानुगत रूप से बनता है। अभी प्रिंस चार्ल्स का अभी हाल ही में 1 या 2 दिन के अंदर उनका वो होना, राज्याभिषेक होने वाला है, तो वो अलग चीज़ है। अब आगे देखो नागरिकों को। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है? 3 प्रकार की। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना। डायरेक्ट यूपीएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जितनी चीज़ें बता दूंगा यूपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ तो अगर पूछ दिया भूल भटक के तो बड़े आराम से करके हो। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। 2 प्रकार की समताओं की बात हुई है कि एक प्रतिष्ठा की समता मिलनी चाहिए, एक अवसर की समता। इसको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर, तो व्यक्ति की क्या है? गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, तो जिस दिन ये साइन हुए थे उस दिन की बात हो रही, डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को आत्मार्पित करते हैं, क्योंकि हम भारत के लोगों की बात हुई है, पूरे देश की बात हुई है। ठीक। अब आ जाते हैं, ये सारी चीज़ों का मैंने बता दिया कि जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, 2 प्रकार की समता की बात हुई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई। ये जो अखंडता शब्द है, समाजवादी शब्द है, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये बाद में जोड़े गए, पहले नहीं थे। कब जोड़े गए? 42 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था 42 में, उसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए। मतलब मैंने तीनों का बता दिया क्या है। एक्चुअली समाजवादी स्वरूप जो है भारतीय संविधान का बहुत पहले से था। अगर आप 39 वाला जो भी पूरा अनुच्छेद देखोगे 39, तो 39 के पहले 38 ही बोलता है कि राज्य क्या असमानताओं को दूर करेगा। 39 क्या बोलेगा? महिलाओं और पुरुषों को आजीविका के समान रूप से साधन प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 39 बी और सी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि धन का संकेंद्रण एक जगह ना हो, राज्य जैसी व्यवस्था बनाएगा। अगला इसका पार्ट बोलेगा कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है इस प्रकार से कार्य करे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। सामूहिक हित मतलब पूरे देश का हित हो, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था काम करे। तो इस प्रकार से समाजवादी चरित्र पहले से था। पंथ निरपेक्ष के लिए अगर आप अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जाओगे, 25, 26, 27, 28, ये बोलता है धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ पे धार्मिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज्य कोई कर नहीं लगाएगा किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ पे क्या बोला गया, जो राज्य की संस्थाएं हैं वित्त पोषित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, तो उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो तो क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो इस प्रकार से पंथ निरपेक्षता वाले अनुच्छेद स्वतंत्रता के बाद ही डाले गए थे। बस ये शब्द नहीं डाला गया था, तो ये इन्होंने यहाँ पे बाद में डाल दिया 1976। और आगे चलते हैं। प्रमुख शब्दों का मतलब जान लो, बता ही चुका हूँ मैं। संप्रभुता का मतलब कि राष्ट्र किसी भी विषय पर कानून बना सकता है और किसी भी अन्य राष्ट्र या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, जो हमारा देश है। तो ये हो गया संप्रभु या संप्रभुता। समाजवादी बता दिया कि 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हालांकि अनुच्छेद 39 भी 39 सी पहले से थे और ये सब सामाजिक या समाजवादी लक्षण है। समाजवादी का मतलब समझते हो? समाजवाद जो आया वो आया मार्क्सवाद से। कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने क्या किया, मजदूरों की बात की। जब पूंजीवाद आ गया, औद्योगिक क्रांति आ गई, इनकी दशा बहुत खराब थी। तो यहाँ से ही कार्ल मार्क्स ने बोला कि यही तो हर चीज़ बना रहे हैं, इनके वो इन्हें कुछ मिलता नहीं, इनकी दशा बहुत दयनीय, तो ये क्रांति करेंगे। तो यहाँ से मार्क्सवाद आया। मार्क्सवाद ने बात की मजदूर और किसानों की। फिर समाजवाद क्या है? इसका लोकतांत्रिक रूप है। मार्क्सवाद क्या करता है? एक मिनट। मार्क्सवाद करता है हिंसा की बात, बंदूक की दम पे सत्ता को पलटने की बात करता है। लेकिन आपका ये समाजवाद क्या बोलता है? लोकतांत्रिक रूप से दबे कुचले लोगों की बातों को उठाना। आगे आ जाते हैं। आय, सामाजिक स्थिति। अब समाजवाद का एक और देख लो कि समाजवादी अगर कोई लक्षण डाला गया, प्रावधान डाला गया, तो वो किससे रिलेटेड होगा? आय, सामाजिक स्थिति तथा जीवन स्तर। इनमें जो असमानता है, एक व्यक्ति मुकेश अंबानी है, उनके पास पर डे 10,000 करोड़ आ रहा है, दूसरा व्यक्ति है 10 रुपये कमाने के लिए भी उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही, तो ये आय की असमानता हो गई। सामाजिक स्थिति अलग अलग है लोगों की, तो वो
जीवन स्तर बहुत अलग अलग है। एक व्यक्ति को खाने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, दूसरा व्यक्ति शुद्ध पानी तो भूल जाओ, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जाके लाखों रुपए का पानी मंगा रहा है वो दूसरे देश से। तो ये जीवन स्तर में अंतर है, ठीक। तो इस विषमता को समाप्त करना ही क्या है, समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष बता दिया, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्षता का अर्थ बता दिया कि भारत के संबंध में भारत का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा। लोकतंत्र का मतलब बता दिया, लोगों का या लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। या एक यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो उस पर बोल देगा लोगों की सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, इसके बाद संसदीय सरकार, फिर सीमित सरकार। तो सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा सीमित सरकार। कैसे? क्योंकि सरकार है उसको सीमित कौन करता है, संविधान उस पर सीमाएं आरोपित करती है कि आप निरंकुश नहीं हो सकते हो, आप सरकार में जरूर हो लेकिन आपकी कुछ सीमाएं हैं। तो सीमित सरकार लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या क्या होता है, लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, और विधायिका के प्रति मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होनी चाहिए, तो लोकतंत्र माना जाता है। आगे आ जाते हैं गणतंत्र बताया, जो राज्य का प्रमुख होगा या देश का प्रमुख होगा वो निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो और चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, लेकिन निर्वाचन होना चाहिए। ब्रिटेन की तरह मोनार्की नहीं होनी चाहिए, राजशाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत में क्या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत गणतंत्र है। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो सर्वाधिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिख दिए कि कितने प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, तो ये 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के समता की बात की गई, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मैंने बताया कि अखंडता भी जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, 3 शब्द ये जोड़े गए प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना की स्थिति क्या है, प्रस्तावना संविधान में क्या स्थिति रखता है, इसकी बात की जाए तो अलग अलग जो हुए हैं, वाद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट को देखो, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्या करने वाला बनाया है, ये संविधान नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ की, संविधान के कोई प्रावधान सीधा लिखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं ये सीधा नहीं उल्टा है, तो उसकी नेगेटिव व्याख्या हो जाएगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को नॉर्थ टू साउथ मोड़ देता है, तो जब तक वो नॉर्थ रहेगा नॉर्थ माना जाएगा, जब वो साउथ मोड़ देगा तो उसको माना जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये है। तो सेम चीज़ हुआ, एक हुआ था बेरूबारी संघवाद। कब हुआ है, 1960 में बेरूबारी नामक एक जगह थी, कहाँ थी, पश्चिम बंगाल में। तो नेहरू और नून, नेहरू थे भारत के पीएम और नून थे पाकिस्तान के पीएम, तो इनके बीच एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, पश्चिम बंगाल का जो आपका क्षेत्र था बेरूबारी संघ, तो ये बांग्लादेश के पास में था। तो जो बांग्लादेश है आपका वो किसका पार्ट था, पाकिस्तान का। बांग्लादेश आपका पाकिस्तान का पार्ट था, और पाकिस्तान को देने की बात हो गई कि बेरूबारी संघ पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। तो जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने हो हल्ला काट दिया, उन्होंने इस पर बवाल काटा। तो राष्ट्रपति ने क्या हुआ, राष्ट्रपति को एक अधिकार प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं विधि के किसी प्रश्न पर। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, इस संघ को आप ऐसे नहीं दे सकते हो, संविधान संशोधन की आवश्यकता है। तो इसी में ही ये चीज़ बोली इन्होंने कि उद्देश्य का या जो प्रियम्बल है प्रस्तावना, वो क्या है, संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी है, परंतु संविधान का भाग नहीं है। फिर अगला वाद हुआ केशवानंद भारतीवाद। इसमें इन्होंने सीधा हुआ, केशवानंद भारतीवाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी पॉलिटी समझ लो, इसका मेजर पोर्शन इसी पर डिपेंड है। ये बात हुआ था, इसमें 13 जज, अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, सबसे ज़्यादा दिनों तक सुनवाई चली थी, 7-6 के उन्होंने बहुमत से एक वो दिया था जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा। इसमें क्या बोला था कि जो संसद है उसको संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ही समय समय पर डिसाइड करेगा, एक बार में उन्होंने बताया भी नहीं। अब जैसे कुछ निर्णय आए, जैसे उन्होंने बोला पंथ निरपेक्षता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, विधि का शासन, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के भाग है।
सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के भाग। तो जो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है, अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी संसद का कानून हो या फिर संविधान का संशोधन हो, उसको बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी चेक कर सकता है। जैसे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी या कमीशन करके एक बिल आया था। इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है वो क्या कोलेजियम प्रणाली से होती है। इसमें इन्होंने एक अलग प्रणाली दी थी जिसमें सरकार के भी कुछ प्रतिनिधि थे। संसद ने एक कानून बनाया, 99वां संविधान संशोधन था, और कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा के विपरीत पाके इसको रद्द कर दिया, कानून ही खत्म हो गया। तो ये है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि उद्देश्य का संविधान का एक अंग है, इसमें अगर संसद चाहे तो कोई भी संशोधन कर सकती है। लेकिन ये संशोधन क्या होंगे, ये संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किए जाएंगे। अनुच्छेद 368 बता देता हूँ। इसके द्वारा संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या होता है कि मिनिमम 50% तो प्रेजेंट होने चाहिए, पहले जितनी संख्या है उसके। इसके 2/3 बहुमत से आप क्या करो, पारित करो। एक ये होता है। दूसरा होता है 2/3 से तो पारित होने ही होना है, प्लस आधे राज्य 1/2 राज्य हैं, इनके विधानसभा में भी ये सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। 2 प्रकार से बिल पारित हुए संविधान संशोधन। तीसरा होता है सामान्य बहुमत। क्या होता है, जितने प्रेजेंट हैं उसका 1/2 + 1 अगर इसके पक्ष में पड़ा तो क्या होगा, ये पारित मान लिया जाएगा। इस प्रकार से 3 प्रकार से पारित होते हैं, लेकिन 2 विशेष बहुमत से पारित हो वही संविधान संशोधन है। तो एक ये 50% का 2/3, 50% मिनिमम प्रेजेंट हो जितनी संख्या है। जैसे 543 है लोकसभा में, तो लोकसभा के 543 के 1/2 तो प्रेजेंट हो मिनिमम। अगर इससे कम प्रेजेंट हो तो ये पारित ही नहीं, ये बिल लाया ही नहीं जा सकता। तो इतने पारित होने चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि जो वोट किए हैं टोटल नंबर, उनका 2/3 इसके पक्ष में होना चाहिए। तो अगला आ जाते हैं SR बोमईवाल 1994। SR बोमई जो आपके हैं वो कर्नाटका के इस टाइम पे, इनके जो पुत्र हैं वो CM है। इस टाइम कर्नाटका के जो CM है वो भी कोई बोमई है, और उनके ये पिताजी थे SR बोमईवाल। राष्ट्रपति शासन को लेके ये केस कोर्ट में गया था। आज भी जो राज्यपाल निर्णय लेता है राष्ट्रपति शासन को रिलेटेड, तो SR बोमईवाल में जो निर्णय दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो विधानसभा है, बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पे होगा, राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में भी, UPPCS या UPSC में ये आते हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि इस बात में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। आगे आ जाते हैं भाग 1। अब संविधान का भाग 1 आ गया। प्रस्तावना क्या है, संविधान के बाहर की चीज़ है। संविधान का मेन आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है। भाग 1 में 4 आर्टिकल है, 1 से लेकर 4 तक, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला क्या है भाग 1 में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब यूनियन, और राज्य क्षेत्र उसके अंदर क्या क्या आएगा। पहला क्या है, अनुच्छेद। ये सारे अनुच्छेद बहुत ध्यान से देख लेना, 1 से 51 तक अनुच्छेद आपको पूरे याद होने चाहिए। इसके बाद बीच बीच के आधे भी याद रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट है तो चलेगा। पहला अनुच्छेद 1 का उपभाग 1 क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो संविधान सभा थी उसमें इस पर थोड़ा विवाद चला कि इंडिया बोला जाए कि भारत। फाइनली ये आए कि भारत भी रखा जाए और इंडिया भी रखा जाए। तो उन्होंने इसकी पहचान बता दी कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अगले में ये क्या है, एलेबोरेट करते हैं कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र 2 होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियाँ हैं संविधान की। तो पहले में क्या है, राज्यों का जिक्र है, तो वही बोले कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र 2 होंगे जिनका वर्णन कहाँ है, पहली अनुसूची में। 1 का ही तीसरा पार्ट क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने भारत के राज्य क्षेत्र को एकदम डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या होगा भारत के राज्य क्षेत्र में। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र जो पूर्ण राज्य हैं, पहली अनुसूची में जो संघ राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके राज्य क्षेत्र भी आएंगे। और तीसरा क्या होगा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। आगे की भी योजना रख दी कि भविष्य में, देखो संविधान निर्माता जो थे ना, उनका माइंड बड़ा तीव्र था। वो आगे की 50 साल की चीज़ें भांप के गए थे, अभी भी सारी चीज़ें प्रासंगिक हैं। तो उन्होंने बोला था कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएँ, किस प्रकार से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा खरीद के। अमेरिका है, उसने अलास्का खरीद लिया था रूस से। ऐसे अमेरिका ने तो बहुत सारे राज्य खरीदे हैं दूसरे देशों से, संधि द्वारा, अध्यर्पण द्वारा या युद्ध में जीत द्वारा।
तो इनका भी अर्जन किया जाएगा, तो ये भी कहाँ भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। एक और आता है इसमें स्वामी विहीन क्षेत्र पे क्या करना है, कब्जा करके। स्वामी विहीन क्षेत्र पे कोई ऐसा क्षेत्र है जिस पे कोई भी अपना वो क्लेम ना कर रहा हो, तो उस पर इंडिया ने क्लेम किया तो वो भी भारत में शामिल कर लिया जाएगा। जैसे एक स्वामी नित्यानंद है, उन्होंने अपना एक अलग देश ही बना लिया है, यूनाइटेड नेशन की अपनी उसमें भाग लेने भी गए थे अभी वो। तो ऐसे ही करके उस क्षेत्र पे अगर कब्जा किया तो वो भी भारत में आएगा। अनुच्छेद 2 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 2 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 2 ऐसे राज्यों की बात करता है जो अभी भारत में नहीं है, जो भारत के पार्ट नहीं है, खास तौर से जो ये अर्जन वाले हैं उनकी बात करता है भविष्य की। तो ये क्या बोल रहा है, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो है ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके। संघ में ऐसे राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी संसद जो वो शर्तें वो चाहे या जो नियम को चाहे, उन नियमों के आधार पर। इस आधार पर मैं बताता हूँ 1974 सिक्किम की बात बताता हूँ। 1947 तक सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश था। अब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, यहाँ के लोगों ने मांग की तो भारत ने क्या इनको संरक्षण दे दिया। तो प्रोटेक्टेड स्टेट की तरह रहा, संरक्षित स्टेट की तरह भारत इनकी रक्षा करता था। 1974 में लोगों ने और ज़्यादा मांग की तो इसको संबद्ध राज्य बना दिया। 35वां जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1974 वाला, इसको क्या बना दिया, सिक्किम को संबद्ध राज्य। इसके 1975 में फिर मांग बढ़ी, लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, तो 36वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर, इसके पहले एक जनमत संग्रह कराया गया। लोगों ने जनमत संग्रह में वोट दिया कि हमें भारत के साथ ही मिलना है, तो भारत के साथ इनको मिला लिया गया। तो सिक्किम का 1975 में क्या भारत के साथ मिला लिया। तो वही है कि नए राज्यों का भारत में मिलाना। अब ये क्या किया, संसद ने अपनी शर्तों पर जो संसद को उचित लगी उस आधार पर भारत के साथ मिलाया। सेम बात यहाँ की। आगे आ जाते अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 उन राज्यों की बात करता है जो राज्य ऑलरेडी भारत का पार्ट है, उनके नामों का बदलना, नए नाम रखना, उनका निर्माण करना, नए राज्य बनाना। जैसे 2 राज्य हैं तो 2 राज्यों का एक एक राज्य का हल्का सा क्षेत्र ले लिया, या एक ही राज्य का जैसे आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना बना था, तो किसी एक राज्य को डिवाइड करके 2 राज्य बना सकते हैं, 3 बना सकता है, जो भी 2 राज्यों के कई क्षेत्र लेके एक राज्य बना सकते हैं। अलग अलग राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। ये सारा किसको मिला है, संसद को ये सारे अधिकार मिले हुए हैं, केवल संसद कर सकती है। अब ये सारा काम करना है तो संसद को क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। तो ये जो विधेयक ऐसा लाना पड़ेगा, तो पहली चीज़ तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा। दूसरा चीज़, राष्ट्रपति जी जैसे ये संसद में विधेयक आएगा उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसके पास भेजेगा कि आप अपने विचार, यहाँ सहमति की जगह विचार कर लेना, कि इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, आप इसके पक्ष में हो नहीं हो, क्या चाहते हो, संशोधन चाहते हो। और एक समय सीमा निर्धारित कर देगा कि 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आप ऐसा करो। अगर उस समय सीमा के अंदर वो विचार नहीं भेजे तो क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि राज्य की सहमति है। अगर उन्होंने विचार भेज दिए, वो विधानमंडल उससे सहमत नहीं भी है, ये जो नए राज्य का निर्माण हो रहा है या सीमा में परिवर्तन हो रहा है, तो राज्य विधानमंडल अगर सहमत नहीं भी है तो भी क्या करेगा, राष्ट्रपति इसे मानने हेतु कोई बाध्य नहीं है। अगर वो सहमत है तब तो वो सेम चीज़ पास हो ही रही है। अब आते हैं एक चीज़ और है इसमें, कि अगर उन्होंने भेजा वो कुछ संशोधन के साथ भेजा, राज्यों ने भेजा कि कुछ संशोधन कर लो फिर राज्य बना दो नया, तो और संसद ने वो संशोधन मान लिए, तो राष्ट्रपति दोबारा इसको विधानमंडल को भेजने हेतु बाध्य नहीं, एक ही बार भेजा जाएगा, फिर संसद जो चाहेगी वैसे काम करेंगे। चाहे इन्होंने उसके पक्ष में दिया हो तो भी संसद अपने हिसाब से काम करेगी, विपक्ष में भी दिया है तो भी संसद, बस वो तो एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो करते हैं। अब भारत को क्या बोला गया, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब राज्यों का विनाश, कभी भी राज्य को आप मिटा सकते हो, नया बना सकते हो, लेकिन संघ जो है उनसे राज्य अलग नहीं हो सकते। संघ जो है देश है, उससे राज्यों को अलग होने का हक नहीं है। तो अविनाशी क्या है, संघ अविनाशी है और राज्य विनाशी है। अमेरिका के मामले में क्या है कि राज्यों को बहुत शक्तियाँ प्राप्त है, राज्यों का अपना झंडा होता है अमेरिका में, नागरिकता होती है राज्यों की, अपने कानून होते हैं, हर चीज़ राज्यों की होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ भी राज्यों में निहित होती हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, अपने कोर्ट होते हैं इनके। तो जो राज्यों का जो होता है ना, राज्य यहाँ पे अमेरिका में बहुत मजबूत है, तो आप राज्यों को मिटा नहीं सकते हो, ना उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो बिना उनकी मर्जी के,
ना उनके नाम में, ना दो राज्यों को मिला के एक बना सकते हो, ना एक को मिला के दो बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो अमेरिका में राज्य भी अविनाशी है और संघ भी अविनाशी है। अमेरिका की एक स्टोरी बताते हैं, क्या हुआ था 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। उत्तरी राज्य जो थे नॉर्थ के, वो औद्योगिक रूप से विकसित हो गए थे, नॉर्थ जो राज्य थे, और जो साउथ वाले राज्य थे वो क्या कृषि प्रधान थे अमेरिका में। तो यहाँ पे दासों का बड़े पैमाने पे क्या कारोबार होता है, क्योंकि दासों के द्वारा कृषि होती थी। उत्तरी राज्य विकसित हो गए, पैसा आ गया, पढ़ाई शिक्षा का स्तर हो गया, रोड वगैरह हाईवे बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग दासों की जो दास प्रथा थी इसकी आलोचना करते थे, बोलते अमानवीय, इसको बंद करो। इन्होंने दबाव डाला और दास प्रथा बंद करने की बात की। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने चुनाव में खड़े हुए, उन्होंने बोल दिया कि जैसे ही वो चुनाव अगर जीतेंगे दास प्रथा बंद कर देंगे। अब दक्षिण के राज्य ये बोले कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो इन्होंने अमेरिकी संघ से अलग होने की बात कह दी कि हमें अमेरिका से अलग होना है। जब अमेरिका से अलग होने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, अलग होने का तो कोई वो ही नहीं है चांस। अब्राहम लिंकन ने यहाँ पे क्या किया, बोल दिया कि संघ तो किसी प्रकार से एकजुट रहेगा। यहाँ पे युद्ध होने लगा अमेरिका के अंदर, अमेरिका की सेना और दक्षिणी राज्यों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। कम से कम नहीं तो 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे इसमें। फाइनली जो शांति हुई, इसके बाद पूरे देश में विकास हुआ, बहुत मजबूत होकर उभरा था। 1860 के बाद ही अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति बना था, महाशक्ति। तो ये गृह युद्ध का एक पॉजिटिव भी मिला था, एक नेगेटिव भी मिला था इनको। लेकिन बोल दिया था कि संघ जो है अमेरिकी अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता है, राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। अब आगे आते हैं। अब इसमें संसद क्या क्या कर सकती है, 2 या उससे अधिक राज्यों या किसी एक राज्य का क्षेत्र मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। पुराने जो राज्य हैं उनके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगला, ये सारे काम मतलब देखो 2 राज्य हैं, उनसे हल्का क्षेत्र से लिया, हल्का इससे लिया, तीसरा बना दिया, एक ही से 2-3 राज्य बना दिए, कुछ भी कर सकती, सीधी बात है, ये सारा अधिकार संसद को। अब जो चौथा अनुच्छेद है वो इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी में आता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन कोई भी विधि बनाई जाए वो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाए, क्योंकि इसको सामान्य बहुमत से पारित कर सकते हो आप। नया राज्य बनाने को भी सामान्य बहुमत से पारित कर सकते हो, और ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो राज्यों की सीमा, नाम में परिवर्तन या नया राज्य बनाना, ये सब संविधान संशोधन नहीं है। जबकि संविधान में चीज़ें चेंज होती हैं, नाम चेंज होता है, फिर भी इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। देखो जो भी पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है कि वो पढ़ते हैं उनको ये लगे ये नहीं आए वो है। टोटल मैंने बताया 22 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, हर टॉपिक वाइज चलेंगे। जिस टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम करेंगे, पूरी डिटेल में करेंगे। इसको बस पढ़ते जाना, कम टाइम में ख़त्म होगी। इसके बाद अगर यूपी पीसीएस भी देने जा रहे हो ना तो भी दिक्कत नहीं आएगी। बेरुवारी संघवाद का मैंने बता दिया कि बेरुवारी संघवाद क्या था। ये पश्चिम बंगाल का भाग था और बांग्लादेश को नेहरू ने इनको देने की बात की थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भारत का कोई क्षेत्र अगर दूसरे देश को देना है तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको 368 के अधीन संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तभी दे सकते हो। अब नए राज्यों का पुनर्गठन पे बात करते हैं। भारत में बहुत सारे नए राज्य बने हैं, उनकी मांग होनी शुरू हो गई थी। बहुत पहले से नए राज्यों की मांग हो रही थी, क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं तो मांग हो रही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया जाए। आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना बना है। पहले आंध्र प्रदेश की ही बात हो रही थी, तमिलनाडु से मद्रास राज्य था तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी। तो 1953 में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे। इनकी मौत हो गई, 50-53 दिन तक ये अनशन पे थे। इसके बाद इनकी मौत हो गई और यहाँ से फिर हिंसा फैल गई पूरे उसमें। फिर एक कमीशन बनाया गया था। यहाँ तो आंध्र प्रदेश का निर्माण तो 1953 में हो ही गया था। एक कमीशन बना था फजल अली आयोग, इसने फिर पूरे अपने विचार, पूरी रिपोर्ट दी थी, पूरा रिसर्च किया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए कि नहीं। उसके पहले 1948 में एक एस.के. धर, ये संविधान सभा ने ही ये समिति बना दी थी, आयोग, एस.के. धर आयोग बना था। इसके बाद जेबीपी कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण। इस कमेटी ने भी बोला था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। धर ने भी बोला था सेम चीज, लेकिन इन्होंने बाद में मान लिया था कि हाँ भाषा भी एक आधार होगा राज्य बनने का। ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ से क्या मांग हुई। 1917 में क्या हुआ था, कांग्रेस ने अपने राज्य इकाइयों को बोल दिया था कि आप राज्य इकाइयों का निर्माण भाषाई आधार पर कर सकते हो। तो भाषा के आधार पर चीज़ें की मांग 1917, उसके पहले से हो गई थी। 1936 में क्या हुआ था आपका, बिहार और उड़ीसा एक राज्य थे, ठीक है।
इसके बाद 1936 में उड़ीसा नया राज्य बना था। ये भी भाषाई आधार पर, उड़िया जो भाषा थी उसके आधार पर बना था। तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बढ़ी। 1917 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्य इकाइयों का निर्माण करने का निर्णय लिया। 1936 में आपका उड़ीसा बन गया। 53 में कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे आपके पोट्टी श्रीरामुलु, इनका भूख हड़ताल से क्या हुआ, निधन हो गया। 1953 में मद्रास से अलग करके क्या फिर आंध्र प्रदेश बनाया गया आपका। और राज्य पुनर्गठन हेतु कुछ समितियां बनी जिनका मैं जिक्र कर चुका। एक बना धर आयोग, एच के धर जो थे। 1948 में एच के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति हुई। इन्होंने क्या बोला, आयोग ने सिफारिश की कि भाषाई कारक की वजह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। मतलब भाषाई आधार पर जो राज्यों की मांग थी उसको इन्होंने अनसुना कर दिया। तो आंदोलन और तीव्र हो जाएंगे जब ये देखेंगे हमारी तो बात हो ही नहीं रही। फिर कांग्रेस ने अपने अंदर ही, कांग्रेस पार्टी शासन में थी और कांग्रेस ने अपने खुद के अंदर ही पार्टी का क्या बना दिया है, कमेटी बना दी। क्योंकि अभी तक आम चुनाव तो हुए नहीं है, संविधान सभा काम कर रही है, तो कांग्रेस मेनली क्या अंतरिम सरकार चल रही है। अंतरिम सरकार के बाद स्वतंत्रता के बाद की एक सरकार चल रही है, उसके भी हेड मतलब एक जवाहरलाल नेहरू ही है एक प्रकार से। ये सरकार चल रही तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया उस टाइम के समझो तीनों सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समिति में थे। इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए कि ना किया जाए। समिति का निर्माण कब हुआ, दिसंबर 1948 में, और रिपोर्ट दी इन्होंने 1949 में। तो इस समिति के बारे में बहुत जगह 1949 रहता है, इसलिए मैंने दोनों दे दिया आपको। अब इन्होंने क्या बोला कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, भारत की एकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो फिर से आंदोलन तेज हो जाएंगे। फिर जैसा मैंने बताया कि पोट्टी श्रीरामुलु थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उनकी मौत हो जाती है। आंदोलन बहुत तीव्र, चारों तरफ हिंसा वगैरह, क्योंकि इन लोगों को डर था कि भाषाई आधार पर अगर चीज़ें हो जाएं, राज्य बनने लगें, तो देश की क्या है अखंडता जो है खतरे में आ जाएगी, एकता, देश विभाजित हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा हुआ, जैसे ही राज्यों को ये मिला कि हाँ हमारा ख्याल रखा जा रहा है, हमारी चीज़ें मानी जा रही हैं, तो देश और ज़्यादा एकजुट हुआ। इसका जस्ट उल्टा हो गया था। तो फजल अली आयोग जो है दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। हेड इसके कौन थे, फजल अली, और 2 सदस्य कौन थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। तो ये नाम ही पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। इन्होंने 1955 में एक रिपोर्ट पेश की, उसमें अपने आधार 4 आधार दिए मेनली कि किन किन आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने, देश की एकता और सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ये इन्होंने मान लिया कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता हो तो उसको एक राज्य बना सकते हो। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क दिया कि वित्तीय व्यवहारता होनी चाहिए। कोई राज्य ऐसा ना बना दो कि वहाँ पे वित्त के लिए कोई साधन ही नहीं है, तो फिर राज्य खुद चल ही ना पाए, खुद का बोझ ही ना उठा पाए। प्रशासनिक तर्क भी दिया कि प्रशासन में सुविधा हो, ऐसा बनाओ। और कल्याणकारी योजनाएं, खासतौर से जो पंचवर्षीय योजना है, इनके संचालन में क्या हो, सुविधा हो, तभी राज्य बनाओ। इस तरीके से उन्होंने 4 आधार दिए और राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हुआ। इस टाइम तक 14 राज्य ही थे जब इन्होंने ये सारा आयोग बनाओ, आयोग ने रिपोर्ट दी। अब 1956 में 55 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी थी। इसके बाद राज्य बनने शुरू हुए। तो 1960 में सबसे पहला 15वां राज्य कौन सा बना, महाराष्ट्र ने, इसको मुंबई बोला जाता था। तो मुंबई एक राज्य था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों थे, बॉम्बे जिसको बोलते थे, ठीक है। तो बॉम्बे प्रांत में से महाराष्ट्र को अलग किया गया और गुजरात को, तो महाराष्ट्र तो वहीं रहेगा जहाँ बॉम्बे थी, गुजरात मेनली अलग हुआ, तो इसको 15वां राज्य बना गुजरात आपका। फिर 1961 में क्या हुआ, दादरा, ये आ जाते हैं क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कब राज्य बना, क्या बना। देखो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, हम वो वर्क कर ही नहीं रहे। कुछ लोग होते हैं कॉमन पढ़ना चाहते हैं हर चीज़। कॉमन पढ़ने में क्या होता है, कॉमन नंबर भी आएंगे 65 से 70, सबके साथ फाइट में हो वो वाले। हमारी कोशिश है कि अगर भटक के उस टॉपिक से कुछ भी पूछा तो आपको आना चाहिए। वो आपको 70 से 80 और 85 तक यही चीज़ें ले जाते हैं। यही बंदरोगा में हुआ। हमारे अलावा और कहीं के बच्चे आप देख लो, मेरे पास आज भी 2-3 फ़ोन आए जो 80 के आसपास हैं, ठीक है। आज उसका विवेक दीक्षित का फ़ोन आया था, कल एक शुभम करके स्टूडेंट था, उसका फ़ोन आया था, वो जॉब में था, उसके भी 80 है। तो अच्छे खासे स्टूडेंट 80 के आसपास गए हैं। ये बाकी जगह 60 के लाले पड़े हैं बाकी कोचिंग में, देखो, क्योंकि स्टूडेंट की भी वही समझ होती है, उसको लगता है जो अच्छा लग रहा है केवल वही पढ़ते जाओ, हाँ ये आएगा, ज़्यादा क्यों दिमाग में पढ़ो। तो नंबर भी तो एवरेज आएंगे, नंबर अच्छे चाहिए तो मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1961 में क्या हुआ,
दादरा एवं नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन कौन सा था, 10वां, संघ शासित यूटी बनाया गया। 1954 में ये पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था, जो दादरा नगर हवेली। गोवा दमन दीव के बारे में देख लो। 1961 में क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई द्वारा इसको अधिग्रहित किया गया था, किसको, गोवा को और दमन दीव को। 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा इसको संघ शासित क्षेत्र बनाया गया और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मनोहर पर्रिकर यहीं के सीएम रहते थे, इस टाइम पे सावंत जी हैं। तो गोवा राज्य, अभी इसी यहाँ पे गोवा में क्या चल रही, एससीओ की मीटिंग चल रही। बिलावल भुट्टो कल आए थे, जयशंकर जी ने उनको ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि वो समझो पाकिस्तान पूरी शिक्षा दे दी। सिंपल सा बोला कि ये आतंकवाद के क्या बन के आए हैं, प्रवक्ता बन के आए हैं। आतंकवादी जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, उसके प्रवक्ता बन के आए हैं और हम आतंकवाद से पीड़ित हैं और ये आतंकवाद फैला रहे हैं। तो फैलाने वाले पीड़ित कभी एक टेबल पे बैठ के बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि कल ही राजौरी में क्या हुआ था, हमला हुआ था, 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो गुस्सा तो था ही और इन पर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ आके ये बहुत फोटोबाजी कर रहे थे। बहुत राजदीप सरदेसाई जो हैं उनको अपना इंटरव्यू भी दे रहे थे, तो इन्होंने समझा दिया अच्छे से। अब 1962 पे आते हैं। 1962 में क्या हुआ, 14वां संविधान संशोधन विधेयक आया, बिल आया, फिर एक्ट बन गया। 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश के रूप में क्या बना, पुदुचेरी। पुदुचेरी पे क्या था, फ्रांस, पौंडीचेरी और चंद्रनगर ये फ्रांस की बस्तियां थी। और पुदुचेरी में वो नहीं आता है जो आप समझते हो। पुदुचेरी में 4 क्षेत्र आते हैं, अभी भी आज भी ये पूरा 4 क्षेत्रों का है। पुदुचेरी, कराईकल, माहे और एनम, ये 4 क्षेत्र शामिल हैं। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। फ्रांस ही एक ऐसा था जहाँ कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी थी, फ्रांस आराम से भारत के सुपुर्द करके चला गया था। बाकी गोवा वगैरह यहाँ पे सब जगह कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो 1962 में बना ये। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब से हरियाणा और चंडीगढ़, चंडीगढ़ को यूटी बनाया था, हरियाणा क्या राज्य बना था, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोलने वाले थे और यहाँ खड़ी बोली बोलने वाले थे, हिंदी बोलने वाले थे हरियाणवी। तो इनको बाद में आगे चल के हिमाचल भी बनेगा पहाड़ी राज्य, इसी में से अलग हो गए। 1972 में क्या हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का निर्माण हुआ। सिक्किम, जो मैं बता चुका कि चोग्याल वंश का शासन 47 तक था। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा संबद्ध राज्य बनाए और 1975 में जनमत संग्रह हुआ, जो कि भारत के पक्ष में था। तो 36वां संविधान संशोधन जो बिल आया, एक्ट बना बाद में, इसके द्वारा इसको क्या पूर्ण राज्य बना दिया गया। 2014 में सबको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। और 2019 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि एक पूर्ण राज्य था, इन दोनों को यूटी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के साथ यूटी और लद्दाख किसके साथ, यूटी बिना विधानसभा। ये पूरी आपकी राज्यों के पुनर्निर्माण की पूरी बात हो गई है। भाग 1 की बात हो गई है, पूरे प्रस्तावना की बात हो गई है। इससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं आएगा इन 2 भाग में। आराम टोटल संविधान के 25 भाग हैं, इम्पोर्टेंट भाग 20 भाग है, 2 भाग हम कर चुके हैं। नेक्स्ट भाग में हम नागरिकता देखेंगे और कुछ टाइम बच गया तो मूल अधिकार भी आधे देख लेंगे, आधे मूल अधिकार देख लेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ते रहेंगे स्पीड में, आराम से चीज़ें। मैं क्या बोला, स्टार्टिंग की आपको 5 से 6 क्लास बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है और बार बार रिवाइज करनी है। इनका अगर आपको पूरा एक एक चीज़ याद हो गया तो आगे पॉलिटी आपकी बहुत आसान है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल या जो ऐप पे हैं, तो वो शेयर करें इसको, जो भी आपके जानने वाले हैं उनको शेयर करें। अच्छी चीज़ें हर स्टूडेंट के साथ पहुंचने वाली हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे, जीएस रिवॉल्यूशन, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।